हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम करने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 थ्योरी ऑफ डिमांड। ये चैप्टर बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बट टेंशन मत लो, आज हम इस बोरिंग से चैप्टर को बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स के थ्रू समझने वाले हैं। वीडियो के एंड तक आपको डिमांड बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको कॉन्फिडेंटली सोल्व कर पाओगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन दबाना मत भूलना। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन, डिमांड होती क्या है। मान लो सिंचन एक टॉय शॉप में गया है और उसको वहां पे एक एक्शन कामिंग टॉय पसंद आ गया है, तो क्या किसी चीज को चाहने से उसकी डिमांड बन जाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इकोनॉमिक्स के हिसाब से डिमांड तभी बनती है जब 3 कंडीशंस फुलफिल हो रही होती हैं। फर्स्ट इज डिजायर। सिंचन को सबसे पहले टॉय पसंद आना चाहिए, मतलब सिंचन को टॉय को खरीदने का डिजायर होना चाहिए, सिंचन के अंदर टॉय को खरीदने का डिजायर होना चाहिए। सेकंड इज एबिलिटी टू पे। अब मान लो टॉय का प्राइस ₹60 है एंड सिंचन के पास ₹100 है, तो मतलब वो उस टॉय को खरीद सकता है, इसे कहते हैं एबिलिटी टू पे। अब अगर सिंचन के पास ₹20 होते तो वो कितना भी चाहे उस टॉय को नहीं खरीद सकता था, तो डिमांड नहीं बनती। एंड थर्ड इज विलिंगनेस टू पे। अब विलिंगनेस टू पे क्या होता है? मान लो सिंचन के पास ₹100 भी हैं, टॉय भी अवेलेबल है, बट अब सिंचन कह रहा है कि नहीं, मैंने इन पैसों को बर्गर खाने में यूज करना है, मैंने टॉय नहीं खरीदना। अब पैसे भी अवेलेबल हैं, टॉय भी अवेलेबल है, बट अब उसका मन नहीं है उस चीज को खरीदने का। अभी भी डिमांड नहीं बनेगी। जब तीनों चीजें फुलफिल नहीं हो रही होंगी तब तक डिमांड नहीं बनेगी। इन तीनों में से अगर एक भी चीज मिसिंग है तो डिमांड नहीं बनती। डिमांड कब बनती है? जब डिजायर हो, विलिंगनेस टू पे हो एंड एबिलिटी टू पे हो। जब ये तीनों चीजें एक साथ होती हैं उसी को हम डिमांड कहते हैं। डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू परचेज at various prices during a given period of time. डिमांड रेफर करती है एक क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी जो कि कंज्यूमर विलिंग है खरीदने के लिए और एबल है उसको परचेज करने के लिए, अलग अलग प्राइसेस, जो भी उसके प्राइसेस अवेलेबल है गिवन पीरियड ऑफ टाइम। आपने अगर डिमांड को याद रखना है तो उसकी एक ट्रिक है कि डिमांड तभी बनती है जब हमारे पास उस चीज को खरीदने की डिजायर हो, उस चीज को खरीदने की एबिलिटी हो, एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू पे, उस चीज के लिए हम पे भी करना चाहते हो। डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू परचेज विद एट वेरियस प्राइसेस ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अब हमें पता लग गई डिमांड क्या होती है। अब डिमांड के आगे हमें 2 टाइप्स पढ़नी है, कंज्यूमर डिमांड एंड मार्केट डिमांड। अभी कंज्यूमर डिमांड क्या होती है? कंज्यूमर डिमांड का मतलब कुछ नहीं है। कंज्यूमर डिमांड का मतलब बहुत ही सिंपल है, जब एक इंडिविजुअल या फिर एक पर्सन जब डिमांड कर रहा होता है किसी चीज की तो उसको हम कंज्यूमर डिमांड बोलते हैं। जब हम सिर्फ एक पर्सन की बात कर रहे होते हैं कि हाँ भी फोर से मैं भीम की बात कर रही हूँ, भीम लड्डू की डिमांड कर रहा है, तो भीम में सिर्फ एक पर्सन की बात कर रही हूँ, तो वो मतलब है कंज्यूमर डिमांड। एंड सेकंड इज मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड जिसके अंदर मार्केट के अंदर जितने भी सारे कंज्यूमर्स है, सारे के सारे कंज्यूमर्स उस एक चीज की डिमांड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल भीम, राजू, कालिया और जग्गू, ये सारे के सारे जो मिलके एक चीज की डिमांड कर रहे हैं, फॉर लड्डू की वो डिमांड कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगी हमारी मार्केट डिमांड। कंज्यूमर डिमांड, डिमांड बाय वन पर्सन और कंज्यूमर एट डिफरेंट प्राइसेस। सिर्फ एक पर्सन जब डिमांड करता है उसको हम बोलते हैं कंज्यूमर डिमांड। जब हम एक पर्सन की बात कर रहे होते हैं उसे हम बोलते हैं कंज्यूमर डिमांड। एंड मार्केट डिमांड ऑन द अदर हैंड, डिमांड बाय ऑल कंज्यूमर्स इन द मार्केट। जब हम सारे के सारे कंज्यूमर्स की बात कर रहे हैं जो मार्केट में है उसको हम बोलते हैं मार्केट डिमांड। जब हम सारे के सारे कंज्यूमर्स की बात करते हैं तो वो आता है मार्केट डिमांड में। अब इसका एक एग्जाम्पल है बहुत ईजी। ये अलग अलग प्राइस लेवल हमें गिवन है, ठीक है। अब इसमें भीम डिमांड कर रहा है, जब 20 प्राइस था तो भीम ने डिमांड किए 2 लड्डूस। जब 15 प्राइस हुआ तो भीम ने डिमांड किए 4 लड्डूस। जब 10 हुआ तो भीम ने डिमांड किए 6 लड्डूस। जब हम सिर्फ इतने की बात करते हैं, ये हमारा आता है इंडिविजुअल डिमांड में कि ये हमारे प्राइस लेवल है, यहाँ पे भीम ने इतने डिमांड किए। तो सिर्फ मैं अगर सिंगल पर्सन की बात करती हूँ, मैं सिर्फ भीम की बात करती हूँ,
तो ये किस में आ जाएगा, कंज्यूमर डिमांड में। अगर मैं भीम के साथ साथ बाकी और भी जो मार्केट में पीपल है उनके साथ साथ उनकी भी बात कर रही हूँ तो वो आ जाएगा मार्केट डिमांड में। अगर मैं बात कर रही हूँ भीम की, कालिया की, राजू की, जग्गू की, इन सब की डिमांड्स की, कि भीम ने 2 लड्डू डिमांड किए जब 20 प्राइस था, कालिया ने 1 लड्डू डिमांड किया, राजू ने 1 लड्डू, जग्गू ने 0। जब मैं इन सब की डिमांड्स को ऐड ऑन कर दूंगी तो मेरी आ जाएगी मार्केट डिमांड। 2 + 1 + 1 इज 4, तो 4 इज द मार्केट डिमांड। अब ऐसे ही जब प्राइस 15 हुआ तो भीम ने 4 लड्डू डिमांड किए, कालिया ने 2 लड्डू डिमांड किए, राजू ने भी 2 लड्डू डिमांड किए एंड जग्गू ने 1 लड्डू डिमांड किए। जब मैं इन चारों की डिमांड्स को ऐड ऑन कर दूंगी तो मेरे को क्या मिल जाएगी, मार्केट डिमांड। सो इट्स वेरी सिंपल। जब एक पर्सन की हम बात कर रहे होते हैं, एक कंज्यूमर की बात कर रहे होते हैं, वो हम किसके अंदर आएगा, कंज्यूमर डिमांड के अंदर। जब हम काफी सारे कंज्यूमर्स की बात कर रहे होते हैं, जब काफी सारे कंज्यूमर्स डिमांड करते हैं, वो आता है मार्केट डिमांड में। अब मान लो भीम को लड्डू बहुत पसंद है, तो क्या वो डेली सेम क्वांटिटी में लड्डू को खरीदेगा, नहीं। उसकी डिमांड को अफेक्ट करने वाले काफी सारे फैक्टर्स होते हैं कि हाँ भी वो डेली सेम क्वांटिटी में लड्डूज नहीं खरीदने वाला। क्यों, क्योंकि जो उसकी डिमांड है उसको काफी सारे अलग अलग फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। अब हम इनको बारी बारी देखते हैं। फर्स्ट फैक्टर इज प्राइस ऑफ द कमोडिटी। जो कमोडिटी का प्राइस है वो भीम की डिमांड को अफेक्ट करेगा। फोर से भीम को लड्डू पहले 20 रुपीज में मिल रहा है और 20 रुपीज से प्राइस बढ़ के 40 रुपीज हो जाता है एक लड्डू का, तो अब भीम क्या करेगा, अब नहीं नहीं भाई लड्डू तो बहुत महंगे हो गए हैं, मैं ज्यादा लड्डू नहीं खरीद सकता, मैं कम लड्डू खरीदूंगा। तो जब प्राइस इंक्रीज होता है तो भीम अपने जो लड्डू की डिमांड है वो क्या कर देगा, कम कर देगा, मतलब लड्डू वो कम खरीदने लग जाएगा। एंड ऑन द अदर हैंड अगर लड्डू का प्राइस 10 रुपीज हो जाता है तो प्राइस कम हो गया लड्डू का, तो अब बोलेगा कि यार लड्डू तो बड़े सस्ते मिल रहे हैं, मैं और ज्यादा लड्डू खरीद लेता हूँ। तो जब प्राइस कम होएगा तो भीम क्या करेगा, अपनी डिमांड को इंक्रीज कर देगा। सो प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, पी प्राइस, डी इज डिमांड। ठीक है, अगर प्राइस डिक्रीज होता है, फॉर एग्जाम्पल लड्डू का प्राइस 20 रुपीज था, 20 रुपीज से वो कितना हो रहा है, कम होके वो 10 रुपीज हो रहा है, तो अब भीम क्या कर देगा, डिमांड अपनी इंक्रीज कर देगा। अब डिमांड क्या हो जाएगी, हमारी बढ़ जाएगी। ऑन द अदर हैंड अगर प्राइस बढ़ जाता है, पहले 20 रुपीज था लड्डू का प्राइस, अब बढ़ के कितना हो गया, 40 रुपीज, 40 रुपीज हो गया, ऑब्वियसली बात है वो अब अपनी डिमांड को क्या कर देगा, कम कर देगा, क्योंकि चीजें महंगी हो गई है तो वो अब ज्यादा चीजें नहीं खरीद पाएगा। सो इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशनशिप होता है, इनवर्स रिलेशनशिप। प्राइस और डिमांड के बीच में कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशनशिप है। इनवर्स रिलेशनशिप मतलब अगर प्राइस नीचे जा रहा है तो डिमांड ऊपर जा रही है, अगर प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कम हो रही है। इसी को इनवर्स रिलेशनशिप बोलते हैं, जिसको हम नेगेटिव रिलेशनशिप भी बोल देते हैं कभी कभी, इसका दूसरा नाम नेगेटिव रिलेशनशिप भी होता है, और इसी को हम लॉ ऑफ डिमांड भी बोलते हैं, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं डिटेल में। सेकेंड फैक्टर जो हमारी डिमांड को इन्फ्लुएंस करता है वो है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अगर कंज्यूमर की इनकम चेंज हो जाती है, फोर से भीम की जो पॉकेट मनी थी 100 रुपीज थी पहले, 100 से वो 200 हो गई है, अगर उसकी इनकम क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है या फिर डिक्रीज हो रही है, तो उससे भी डिमांड पे क्या पड़ेगा, फर्क पड़ेगा। अगर उसकी इनकम बढ़ गई है तो वो क्या करेगा, ज्यादा लड्डू खरीद पाएगा, डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर उसकी इनकम घट गई है, अगर उसकी पॉकेट मनी कम हो गई है, पहले 100 रुपए मिलते थे अब उसको 50 रुपए मिल रहे हैं फोर से, तो अब उसकी इनकम क्या हो गई है, कम हो गई है, तो इनकम कम होने पे डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि वो लड्डू कम खरीद पाएगा। सो इनकम ऑफ द कंज्यूमर हमारा सेकंड फैक्टर है जो डिमांड को इन्फ्लुएंस करता है। अब इनकम ऑफ द फैक्टर के अंदर दो चीजें आती हैं, एक होता है इंफीरियर गुड्स और एक होता है नॉर्मल गुड्स। अब इंफीरियर गुड्स और नॉर्मल गुड क्या होते हैं, नॉर्मल गुड जो हम नॉर्मली खरीदते होते हैं, इंफीरियर गुड्स मेन जो आपने समझना है, इंफीरियर इसके नाम से समझ आ रहा होगा, इंफीरियर गुड्स जो चीप गुड्स, चीप क्वालिटी गुड्स होते हैं, जो बजट में रह के जब हमें खरीदना पसंद होता है, फोर से हमारा बजट ज्यादा नहीं है, हमारी इनकम ज्यादा नहीं है, तो हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, हम इंफीरियर गुड्स खरीद लेते हैं। इंफीरियर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो थोड़े से चीप क्वालिटी प्रोडक्ट्स होते हैं। जब हमारी इनकम ठीक नहीं होती, बजट ठीक नहीं होता, तो हम प्रेफर करते हैं कि हम थोड़ा चीप क्वालिटी प्रोडक्ट खरीद लें। तो इंफीरियर गुड्स वो हो गए, और नॉर्मल गुड्स कौन से होते हैं, जिनकी क्वालिटी इंफीरियर गुड्स से थोड़ी
बेटर होती है। फोर से अगर मिल्क का एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, ठीक है, इंफीरियर गुड में आ जाएगा जो लो क्वालिटी मिल्क होता है, जो बिल्कुल ही जीरो टोन्ड मिल्क जिसको हम बोलते हैं, जो हमें मार्केट में मिलता है, वो आ जाएगा इंफीरियर गुड्स के एग्जाम्पल में। और नॉर्मल गुड्स में कौन सा आ जाएगा, जो फुल क्रीम मिल्क होता है। फुल क्रीम मिल्क को हम नॉर्मल गुड के एग्जाम्पल में ले रहे हैं। इंफीरियर गुड मतलब जो चीप क्वालिटी मिल्क हमें मिलता होता है मार्केट के अंदर, ठीक है। सो इंफीरियर गुड और नॉर्मल गुड के केस में जब कंज्यूमर की इनकम चेंज होती है तो अलग अलग फर्क पड़ता है। अब कंज्यूमर की इनकम अगर इंक्रीज हो रही है, इनकम को हम वाई से डिनोट करते हैं, इकोनॉमिक्स में हम इनकम को वाई से डिनोट करते हैं। सो नॉर्मल गुड के केस में अगर इनकम कंज्यूमर की क्या हो रही है, कम हो रही है। अब कंज्यूमर की इनकम कम होगी है तो वो नॉर्मल गुड्स को क्या करेगा, कम खरीदेगा। तो नॉर्मल गुड्स को कम खरीदेगा तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर उसकी इनकम कम होगी है तो वो नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी क्या कर देगा, कम कर देगा। और नॉर्मल गुड्स की जगह वो कौन से गुड्स प्रेफर करेगा खरीदना, वो सोचेगा कि मैं इंफीरियर गुड्स खरीद लेता हूँ, अभी मेरी सैलरी इतनी ज्यादा नहीं है। एंड सेकेंडली अगर उसकी इनकम इंक्रीज हो जाती है, अब उसकी इनकम बढ़ गई है, इनकम बढ़ने के बाद क्या करेगा, वो सोचेगा कि भाई मेरी इनकम अच्छी खासी हो गई है, अब मैं थोड़े से अच्छे प्रोडक्ट से खरीदूंगा, तो वो नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। ऑन द अदर हैंड इंफीरियर गुड्स, अगर इंफीरियर गुड्स के केसेस में क्या होता है, अगर हमारी इनकम बढ़ गई है, इनकम बढ़ने पे इंफीरियर गुड्स की जो डिमांड होती है वो कम हो जाती है। क्यों, अब मेरी इनकम बढ़ गई है, मेरे पास अच्छा खासा बजट है, मेरे को जरूरत नहीं है कि मैं लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स खरीदूं, मैं कौन से प्रोडक्ट्स खरीदूंगा, मैं थोड़े से जो अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं वो खरीदूंगा। सो इंफीरियर गुड्स के केस में जब हमारी इनकम इंक्रीज होती है तो हम लो क्वालिटी के गुड्स को कम खरीदना प्रेफर करते हैं, ज्यादा किसको प्रेफर करते हैं, जो थोड़ी अच्छी क्वालिटी के गुड्स होते हैं। तो हमारी जो डिमांड होती है इंफीरियर गुड्स की वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अगर हमारी इनकम कम होगी है, इनकम कम होने से क्या होएगा, बजट भी कम है अब हमारा, तो हम ज्यादा अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स नहीं खरीद पा रहे, तो हम सोचेंगे कि भाई अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स रहने देते हैं, एक बार के लिए चीप क्वालिटी से ही काम चला लेते हैं। तो जो इंफीरियर गुड्स है उनकी डिमांड क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। सो नॉर्मल गुड्स के केस में अगर आप देखोगे तो पॉजिटिव रिलेशनशिप है, पॉजिटिव या फिर डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अगर डिमांड बढ़ रही है, अगर इनकम बढ़ रही है तो डिमांड भी बढ़ रही है, अगर इनकम कम हो रही है तो डिमांड भी कम हो रही है। बट इंफीरियर गुड के केसेस में क्या हो रहा है, नेगेटिव रिलेशनशिप है। नेगेटिव रिलेशनशिप कैसे, अगर हमारी इनकम इंक्रीज हो रही है तो हमारी इंफीरियर गुड्स की डिमांड क्या हो रही है, कम हो रही है। अगर हमारी इंफीरियर गुड्स की डिमांड को इंक्रीज हो रही है तो हमारी इनकम क्या हो रही है, कम हो रही है। तो इसमें क्या है, इनकम अगर कम डिमांड बढ़ रही है, इनकम अगर ज्यादा तो डिमांड कम हो रही है। इसमें बस आपने एक ध्यान रखना है, इंफीरियर गुड्स जो चीप क्वालिटी के प्रोडक्ट्स जो हम प्रेफर करते हैं जब हमारी इनकम कम होती है, एंड नॉर्मल गुड्स जो थोड़े से बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स होते हैं उनके लिए, ठीक है। नाउ थर्ड फैक्टर इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब जो हमारे रिलेटेड गुड्स के प्राइस होते हैं जब वो चेंज होते हैं तो उससे भी क्या होता है, फर्क पड़ता है। अब रिलेटेड गुड्स के अंदर टू टाइप्स के गुड को हम पढ़ते हैं, एक होते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स और एक होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से होते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स जिनको हम इजीली सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अगर एक का प्राइस बढ़ गया तो उसको रहने देते हैं, हम दूसरी चीज खरीद लेते हैं। इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल टी एंड कॉफी, ठीक है। एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो साथ साथ यूज होते हैं, बोर्ड प्लस मार्कर हो गया, एक एग्जांपल आप दे सकते हो, कार प्लस पेट्रोल, ठीक है। सो सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से होते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स वो होते हैं जिनको हम एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अगर एक का प्राइस इंक्रीज होता है तो हम उस वाले गुड को रहने देंगे, उसकी जगह उसका जो दूसरा सब्स्टिट्यूट, क्लोज सब्स्टिट्यूट जो अवेलेबल है वो खरीद लेंगे। अब प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, अब जो रिलेटेड गुड्स का प्राइस जब चेंज होता है तो कैसे हमारी डिमांड में अफेक्ट पड़ता है। अब मान लेते हैं हम टी कंज्यूम करते हैं, फॉर से भीम को चाय पसंद है, ठीक है, वो टी कंज्यूम करता है। अब टी का जो प्राइस है वो क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। टी का प्राइस इंक्रीज हो गया है तो वो क्या करेगा, डिमांड क्या कर देगा, टी की कम कर देगा और किसको प्रेफर करेगा ज्यादा, कॉफी को।
कॉफी की डिमांड क्या कर देगा, वो इंक्रीज कर देगा, और टी की डिमांड क्या कर देगा, वो कम कर देगा। अगर टी का प्राइस बढ़ जाता है तो कॉफी की डिमांड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर ऑन द अदर हैंड अगर टी का प्राइस हमारा क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो वो कहेगा कि नहीं नहीं भाई कॉफी छोड़ो, मैं तो टी पे ही रहता हूं। तो वो क्या हो जाएगी, जब टी की डिमांड कम होएगी तो डिमांड सॉरी जब टी का प्राइस कम होएगा तो टी की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी और कॉफी की डिमांड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, जो कॉफी भी पीते थे लोग वो सोचेंगे यार कॉफी की प्राइस तो ज्यादा महंगा है, टी हमें सस्ती पड़ रही है, तो हम कॉफी की जगह टी को ही प्रेफर करते हैं। तो ये सब्स्टिट्यूट गुड्स का केस है। अगर चाय का प्राइस बढ़ जाता है तो लोग बोलेंगे कि नहीं नहीं हम चाय को रहने देते हैं, हम चाय की जगह कॉफी पीना शुरू कर देते हैं। अगर चाय का प्राइस कम हो जाता है तो वो लोग कहेंगे कि नहीं नहीं कॉफी छोड़ो, हम चाय पे आ जाते हैं। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में क्या होता है, एक दूसरे गुड्स के ऊपर लोग स्विच करने लग जाते हैं, तो उससे हमारी डिमांड पे इफेक्ट पड़ता है। अगर टी का प्राइस बढ़ रहा है तो लोग कॉफी की डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, अगर टी का प्राइस घट रहा है तो लोग टी की डिमांड ज्यादा कर रहे हैं। अब नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो दोनों चीजें साथ साथ यूज होती हैं, फॉर एग्जाम्पल बोर्ड एंड मार्कर। अब इस मार्कर का इस बोर्ड के बिना कोई यूज नहीं है, ठीक है। तो बोर्ड का प्राइस और मार्कर का प्राइस कैसे हमारी डिमांड को अफेक्ट करता है। अब मैं मान लेती हूँ मेरा बोर्ड का प्राइस क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है, तो लोग क्या करेंगे, डिमांड कम करेंगे, बोर्ड को खरीदना प्रेफर कम करेंगे। वो क्या करेंगे, बोर्ड को खरीदना प्रेफर कम करेंगे, तो बोर्ड की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बोर्ड की डिमांड कम होगी तो मार्कर की डिमांड भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बोर्ड तो है ही नहीं, मैं मार्कर का क्या करूंगी खरीद के, तो जो मेरी मार्कर की डिमांड है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, ऑन द अदर हैंड अगर मेरी बोर्ड का प्राइस कम हो रहा है तो लोग सोचेंगे कि नहीं नहीं बोर्ड खरीद लेते हैं, डिमांड क्या हो जाएगी, बोर्ड की इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे हमने पढ़ा ना, अगर प्राइस कम होता है तो डिमांड इंक्रीज होएगी ही होएगी। तो अगर बोर्ड का प्राइस कम हो जाता है तो हमारी उसकी जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर बोर्ड की डिमांड इंक्रीज होएगी तो साथ साथ मार्कर भी खरीदने ही पड़ेंगे लोगों को, अकेले बोर्ड का तो क्या ही करेंगे, तो हमारे मार्कर की डिमांड भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। वैसे ही कार प्लस पेट्रोल के एग्जाम्पल, अगर हमारी पेट्रोल वाली कार है तो अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाता है, अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाता है, पेट्रोल का प्राइस बढ़ने पे क्या होएगा, लोग जो पेट्रोल वाली कार है उसकी क्या कर देंगे, डिमांड कम कर देंगे। ऑब्वियस ही बात है, लोग कार खरीदना क्या कर देंगे, कम कर देंगे। अगर पेट्रोल का प्राइस कम हो जाता है तो पेट्रोल की डिमांड क्या हो जाएगी, सॉरी पेट्रोल वाली कार की डिमांड क्या हो जाएगी, कार की डिमांड भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो प्राइस से भी जो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, अगर उनका प्राइस चेंज हो रहा है तब भी हमारे क्या होता है, डिमांड में चेंज आता है। अगर कार का प्राइस बढ़ गया तो अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया तो पेट्रोल की डिमांड तो होगी ही होगी कम, साथ साथ में कार की डिमांड भी कम हो जाएगी। अगर पेट्रोल का प्राइस कम हो रहा है तो पेट्रोल की डिमांड भी बढ़ेगी और कार की डिमांड भी बढ़ेगी। अब सब्स्टिट्यूट गुड के केस में क्या होता है, सब्स्टिट्यूट गुड के केस में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। इनवर्स रिलेशनशिप मतलब अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज क्या हो रही है, वो घट रही है। फॉर से अगर टी का प्राइस मैंने इंक्रीज कर दिया तो टी की डिमांड जो है वो क्या होगी, कम होगी, और कॉफी की डिमांड जो है वो क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। तो इसमें अगर इसकी डिमांड कम हुई है तो कॉफी की डिमांड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो अगर एक की डिमांड कम हो रही है तो दूसरे की डिमांड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इसको हम बोलते हैं इनवर्स रिलेशनशिप या फिर नेगेटिव रिलेशनशिप, कि एक के बढ़ने पे दूसरे की डिमांड कम हो रही है। ठीक है, जबकि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। अगर कार की डिमांड बढ़ रही है, पेट्रोल वाले कार की डिमांड बढ़ रही है तो पेट्रोल की डिमांड भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर पेट्रोल वाली कार की डिमांड कम हो रही है तो पेट्रोल की डिमांड भी क्या होगी, कम होगी। इनके बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। अगर एक की डिमांड बढ़ रही है तो साथ साथ दूसरे की भी डिमांड बढ़ेगी। फोर से अगर बोर्ड की डिमांड बढ़ रही है तो साथ साथ मार्कर्स की भी डिमांड बढ़ेगी। अगर बोर्ड की डिमांड कम हो रही है तो मार्कर्स की डिमांड भी क्या होगी, कम होगी। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में इनवर्स रिलेशन होता है एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में पॉजिटिव रिलेशन होता है। नाउ आर फोर्थ फैक्टर जो डिमांड को अफेक्ट करता है, कंज्यूमर की डिमांड को अफेक्ट करता है, फोर्थ इज टेस्ट एंड प्रेफरेंस। टेस्ट एंड प्रेफरेंस का मतलब है, फोर से भीम को पहले लड्डू बहुत पसंद थे, अब भीम का जो टेस्ट है वो चेंज हो गया, अब उसको कचौरी ज्यादा पसंद आने लगी है। तो अब भीम का टेस्ट क्या हो गया, चेंज हो गया।
टेस्ट चेंज होने की वजह से भी क्या होता है, डिमांड में फर्क आता है। उसको लड्डू की जगह कचौरी पसंद आने लगे तो वो लड्डू को क्या करेगा, खरीदना कम करेगा। लड्डू की जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, लड्डू की डिमांड कम हो जाएगी, और कचौरी की डिमांड क्या कर देगा, वो इंक्रीज कर देगा। सो टेस्ट एंड प्रेफरेंस के अंदर जब चेंज आता है तब भी हमारी डिमांड के ऊपर क्या होता है, अफेक्ट होता है। अगर हमारा टेस्ट चेंज हो जाता है, फॉर से मेरे को आइसक्रीम बहुत पसंद है, आइसक्रीम की जगह मेरे को केक पसंद आने लगा ज्यादा, तो मैं आइसक्रीम की डिमांड कम कर दूंगी, केक की डिमांड इंक्रीज कर दूंगी। मेरा अगर टेस्ट और प्रेफरेंस चेंज हो रहा है उसकी वजह से भी डिमांड के अंदर क्या होता है, फर्क आता है। डिमांड के ऊपर, कंज्यूमर की डिमांड के ऊपर अफेक्ट पड़ता है। नाउ फिफ्थ एंड द फाइनल वन, फिफ्थ इज फ्यूचर expectations. About price change। जो हमारी फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि हाँ भी फ्यूचर में किसी भी चीज का प्राइस इंक्रीज होने वाला है कि डिक्रीज होने वाला है। फिफ्थ इज फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस अबाउट प्राइस चेंज। फोर से भीम को लगता है कि भाई इन फ्यूचर क्या होने वाला है, प्राइस जो है ना लड्डू का वो कम होने वाला है। तो क्या करेगा, फ्यूचर में अगर लड्डू का प्राइस कम होने वाला है तो वो कहेगा नहीं, आज मैं अपनी जो लड्डू की डिमांड है ना वो कम कर देता हूँ। क्यों, क्योंकि मैं फ्यूचर में लड्डू को ज्यादा खरीद लूंगा, ठीक है। तो वो फ्यूचर में जो प्राइस कम होने वाला है उसकी वजह से वो अपने आज की डिमांड को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। अगर फ्यूचर में प्राइस अगर कम होने वाला है लड्डू का, तो वो अपनी आज जो डिमांड है लड्डू की वो क्या कर देगा, कम कर देगा। वैसे ही अगर फ्यूचर में उसको पता लगता है कि प्राइस जो है ना लड्डू का बढ़ने वाला है, इन फ्यूचर जो प्राइस है लड्डू का वो क्या होने वाला है, इंक्रीज होने वाला है, तो क्या करेगा कि नहीं नहीं फ्यूचर में तो लड्डू का प्राइस इंक्रीज होएगा, इससे अच्छा कि मैं अभी लड्डू ज्यादा खरीद लूं। तो वो लड्डू की डिमांड क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। अब आपने यहाँ पे भी देखा कि पॉजिटिव रिलेशन है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस चेंज, कि हाँ भी हम फ्यूचर में प्राइस चेंज होने वाला है उसके कुछ एक्सपेक्टेशंस अपने माइंड में बना लेते हैं कि हाँ भी फ्यूचर में ये होने वाला है। सोने का एग्जांपल ले लेते हैं जो बहुत ही ज्यादा, गोल्ड का एग्जांपल जो बहुत ही कॉमन है। अगर गोल्ड का प्राइस इन फ्यूचर बढ़ने वाला है तो लोग क्या करते हैं, गोल्ड को पहले ही खरीदना शुरू कर देते हैं, गोल्ड की डिमांड इंक्रीज हो जाती है। अगर लोगों को आइडिया लग जाता है कि गोल्ड का प्राइस जो है ना इन फ्यूचर क्या होएगा, कम होएगा, तो क्या करते हैं लोग कि आज जिसको गोल्ड खरीदना था वो अभी गोल्ड नहीं खरीदेगा, गोल्ड की डिमांड वहां पे उस टाइम पे कम हो जाएगी। लोग सोचेंगे हम इन फ्यूचर ही क्या करेंगे, गोल्ड को खरीदेंगे। तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस जो है हमारे प्राइस चेंज के बारे में, वो भी हमारी डिमांड को क्या करती है, अफेक्ट करती हैं। अब हमने पढ़ना है फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट डिमांड। अभी हमने पढ़ा कि कंज्यूमर डिमांड को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। अब हमने देखना है कि जो मार्केट की डिमांड होती है, सारे के सारे कंज्यूमर्स की जो डिमांड होती है उसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट डिमांड। अब मार्केट डिमांड को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, इसके लिए सिर्फ 3 ही फैक्टर्स हमने ध्यान रखने हैं। फर्स्ट इज नंबर ऑफ बायर्स इन द मार्केट। अब मार्केट में बायर्स कितने हैं। अगर मार्केट में बायर्स ज्यादा है तो डिमांड ऑब्वियस ही बात है ज्यादा होगी, और मार्केट के अंदर अगर बायर्स कम है तो डिमांड भी क्या होगी, कम होगी। मार्केट में अगर बायर्स ज्यादा है तो मार्केट की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, बायर्स अगर कम है तो मार्केट में डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। इसका एक एग्जांपल है, ढोलकपुर में कोई मेला लगा है, अगर उस मेले में ज्यादा लोग आते हैं खरीदारी करने के लिए तो डिमांड ज्यादा होगी। अगर उस मेले में थोड़े कम लोग आते हैं तो डिमांड क्या होगी, ऑटोमेटिकली कम होगी। सेकेंड इज सीजन एंड वेदर। सीजन और वेदर भी जो हमारी डिमांड है उसको अफेक्ट करता है। अब कैसे, जैसे गर्मियों का सीजन है, गर्मियों के सीजन में कोई हीटर की डिमांड करता है, नहीं। तो गर्मियों के सीजन में कूलर और आइसक्रीम की डिमांड क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। बट जितने भी वुलन क्लॉथ्स होते हैं या फिर हीटर वगैरह होते हैं उनकी डिमांड क्या होती है, कम हो जाती है। सेकेंडली विंटर सीजन में कूलर की डिमांड कोई करता है, एसी की डिमांड कोई करता है, नहीं। विंटर सीजन में हीटर्स की डिमांड क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। सीजन और वेदर भी हमारे जो डिमांड है उसको अफेक्ट करते हैं। समर सीजन में हम कूलर हो गया, आइसक्रीम हो गया, उसकी डिमांड इंक्रीज कर देते हैं, जबकि विंटर्स के अंदर हम हीटर्स की डिमांड क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। अब इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इन द सोसाइटी थर्ड और इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हाँ भी सोसाइटी के अंदर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है।
अगर इनकम इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है सारे लोगों के बीच में, रिच और पुअर के बीच में कोई गैप नहीं है, सबके साथ इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे इनकम का, तो जो ओवरऑल डिमांड है ना हमारी इंक्रीज हो जाएगी। अब सब लोगों के पास पैसा है तो सारे के सारे लोग डिमांड करेंगे, तो हमारी ओवरऑल डिमांड क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। बट अगर सोसाइटी में पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, जो कि मोस्ट कॉमनली इंडिया में है या फिर मोस्टली सोसाइटीज में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ही होता है इनकम का, तो सिर्फ डिमांड कौन करेगा, सिर्फ रिच पीपल की जो डिमांड है वो ही इंक्रीज होएगी, पुअर पीपल डिमांड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सिर्फ रिच लोगों के पास ही क्या है, पैसा है, तो सिर्फ वही डिमांड करेंगे। सो डिमांड यहाँ पे ओवरऑल डिमांड देखा जाए तो वो कम होती है, क्यों, क्योंकि सिर्फ रिच पीपल डिमांड कर रहे होते हैं। बट अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो ओवरऑल डिमांड भी इंक्रीज होती है। तो हमने यहाँ पे पढ़ा फैक्टर्स अफेक्टिंग कंज्यूमर डिमांड एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड में 3 याद रखने हैं, नंबर ऑफ बायर्स इन द मार्केट, सीजन और वेदर एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इन द सोसाइटी। एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग कंज्यूमर्स डिमांड, उसके अंदर कौन कौन से फैक्टर्स थे, कंज्यूमर की इनकम कितनी है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस अबाउट द प्राइस चेंज, प्राइस ऑफ द कमोडिटी क्या है, और प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, जिसके अंदर हमने सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अब हमने अपना लास्ट टॉपिक करना है इस वीडियो में, जो कि है क्वांटिटी डिमांडेड और चेंज इन डिमांड। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। नाउ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड, इन दोनों में फर्क क्या होता है कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और चेंज इन डिमांड, अगर आपसे कोई पूछ ले इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। सो इसको आपको अगर फैक्टर्स याद है जो हमने किए थे, फैक्टर्स अफेक्टिंग द कंज्यूमर्स डिमांड, फैक्टर्स अफेक्टिंग द कंज्यूमर डिमांड में हमने सबसे पहला फैक्टर क्या किया था, चेंज इन प्राइस। जब हम चेंज इन प्राइस की बात कर रहे होते हैं तो वो आता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर सिर्फ हम पहले फैक्टर की बात कर रहे होते हैं, चेंज इन प्राइस वाले फैक्टर की हम बात करते हैं वो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में आते हैं। और जब हम बाकी रेस्ट ऑफ द 4 फैक्टर्स की बात कर रहे होते हैं, जिसमें इनकम चेंज, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स और टेस्ट एंड प्रेफरेंस एंड फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, जब हम उन सब चीजों की बात कर रहे होते हैं, उन सारे अदर फैक्टर्स की बात कर रहे होते हैं, तो वो आता है चेंज इन डिमांड के अंदर। अगर हम पहले फैक्टर की बात कर रहे हैं चेंज इन प्राइस, वो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर आता है। जब हम रेस्ट ऑफ द फैक्टर्स की बात कर रहे हैं जिसकी वजह से डिमांड हमारी इफेक्ट होती है, वो चेंज इन डिमांड में आता है। सो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज caused बाय द चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज कब आता है, जब उस कमोडिटी का प्राइस चेंज होता है, और अदर फैक्टर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, कांस्टेंट रहते हैं, जैसे कि इनकम होगी, रिलेटेड गुड्स का प्राइस हो गया, टेस्ट एंड प्रेफरेंस हो गए, एंड लास्टली फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। वो सारे के सारे फैक्टर्स कांस्टेंट रहेंगे, सिर्फ प्राइस ऑफ द कमोडिटी में चेंज आने की वजह से जो डिमांड में चेंज आता है उसको हम चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बोलते हैं। सेकंड इज चेंज इन डिमांड। अब चेंज इन डिमांड में चेंज इन डिमांड इज कॉज्ड बाय द अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, प्राइस कांस्टेंट रहेगा, प्राइस के अलावा अदर फैक्टर्स होते हैं इनकम, रिलेटेड गुड्स के प्राइस, थर्ड इज टेस्ट एंड प्रेफरेंस, एंड फोर्थ इज फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस अबाउट द चेंज इन प्राइस। तो अदर फैक्टर्स की वजह से जो चेंज आता है डिमांड के अंदर वो हम पढ़ते हैं चेंज इन डिमांड में, कॉज्ड बाय द अदर फैक्टर्स। जो चेंज होता है अदर फैक्टर्स के अंदर, कॉज्ड बाय द चेंज इन अदर फैक्टर्स वेयर प्राइस ऑफ द कमोडिटी रिमेन कांस्टेंट। और यहाँ पे जो प्राइस होती है कमोडिटी का वो कांस्टेंट रहता है, और अदर फैक्टर्स में चेंज आने की वजह से जो डिमांड में चेंज आता है उसको हम बोलते हैं चेंज इन डिमांड। सो क्वांटिटी डिमांडेड और चेंज इन डिमांड में कंफ्यूज नहीं होना है। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड जब प्राइस कमोडिटी का चेंज होता है, बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट होते हैं, एंड चेंज इन डिमांड जब प्राइस ऑफ द कमोडिटी कांस्टेंट होता है और बाकी सारे फैक्टर्स के अंदर चेंज आ रहा होता है। आज की हमने डिमांड वाला जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया है उस वीडियो में सिर्फ हमने इतना ही करना है। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं डिमांड फंक्शन।